नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने आज अभय कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कप्तान द्वारा अभय कमांड सेंटर में उपस्थित कर्मचारियों की हाजिरी के संबंध में भी जानकारी ली गई। इसके अलावा शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभय कमांड सेंटर से किस प्रकार मॉनिटरिंग हो रही है और इसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए किन किन संसाधनों की आवश्यकता है, इस पर विस्तृत चर्चा की गई। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने आज अभय कमांड सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस कप्तान द्वारा अभय कमांड सेंटर में उपस्थित कर्मचारियों की हाजिरी के संबंध में जानकारी ली गई। इसके अलावा शहर में अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अभय कमांड सेंटर से किस प्रकार मॉनिटरिंग हो रही है और इसको और अधिक बेहतर बनाने के लिए किन संसाधन की आवश्यकता है, इस पर भी विस्तृत जानकारी ली गई। पुलिस कप्तान ने कहा कि वारदात के बाद आरोपी का चेहरा और नंबर प्लेट स्पष्ट दिखाई दें, इसके लिए भी कैमरे की उच्च गुणवत्ता लगाने पर भी विचार किया जाएगा। साथ ही ऑनलाइन चालान के लिए भी जल्दी कदम उठाए जाएंगे। आज अभय कमांड का औचक निरीक्षण किया। इसके पीछे पहला मकसद तो ये है कि जो हमारे स्टाफ लगे हुए हैं, कौन कौन हाजिर हैं, कौन समय पर नहीं आया, गैर हाजिर हैं, तो एक तो वो चेक करने का मकसद था। दूसरा, इसमें पूरे शहर में कैमरास लगे हुए हैं, उन कैमरास के माध्यम से एक तो क्या मॉनिटरिंग हो रही है, उस मॉनिटरिंग को और कैसे बेहतर बनाया जाए। कुछ सॉफ्टवेयर्स की कमी है, वो क्या सॉफ्टवेयर्स हैं जिनकी पूर्ति की जाए ताकि अभय कमांड और बेहतर ढंग से, जैसे खास तौर से फेस आइडेंटिफिकेशन एंड नंबर प्लेट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जो है वो डेवलप हो, ताकि जो ऑनलाइन चालान सिस्टम है वो यहाँ से जनरेट किया जा सके। 100 पे, 112 पे, 1090 पे जो कॉल्स आ रही हैं उनको कैसे मॉनिटर किया जा रहा है, उसमें क्या रिस्पांस टाइम है और किस पर्टिकुलर एरिया से कॉल्स ज़्यादा आ रही हैं, तो एक वो भी हमारा उसमें मकसद रहा है। फिर जो हमारी जो पुलिस की गाड़ियां हैं, थाने की गाड़ियां हैं, आपके सिग्मास हैं, 112 है, 1090 है, जो इमरजेंसी रिस्पांस के लिए फील्ड में छोड़ी हुई हैं, उनकी प्रॉपर मैपिंग और प्रॉपर ट्रैकिंग उनकी हो, ताकि मिनिमम टाइम में वो अपने उस स्थल पर पहुंच सके और जो कोई डिस्ट्रेस में है उसको तुरंत सपोर्ट रिलीफ मिल सके। तो ये कुछ रहे हैं, कुछ इश्यूज आए हैं, तो अभी उनसे अलग अलग सबसे बुलाकर बात की जाएगी। क्या इसमें कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं, क्या इसमें सुधार हो सकते हैं, उनको हम किस तरह से जो है और बेहतर करें। और कुछ कैमराज इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे मैं और फिजिकली जाकर उनको जो है चेक करवाऊंगा, ताकि शहर के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पे जो है वो कैमराज इफेक्टिवली काम करें। उनकी जो रियल जो लगाने का मकसद है वो मकसद सही साबित हो। कैमराज जो है वो एक तरह से आपके परमानेंट सर्वेलेंस के सिस्टम हैं। आपका एक परमानेंट जो है, आप ये मान लीजिए कि एक सिपाही लगा हुआ है फील्ड में जो 24 घंटे अपना काम कर रहा है। तो ये कुछ कमियां थी, कुछ बातें थी जिनको देख के एक अभय कमांड को जो है देखा है, और मैं मानता हूं कि जो कमियां हैं उनको दूर करेंगे ताकि और बेहतर सुपरविजन, रिकॉर्डिंग, प्रॉपर ट्रैकिंग, रिस्पांस टाइम में बेहतरी हो सके। सर, शुरुआती में यदि हम आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ऐसा कौन सा न्यू पॉइंट है जो सबसे बड़ी कमी के रूप में अभी सामने आया है सर? नहीं, इसमें कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ तो सॉफ्टवेयर अपडेट होने हैं। उन सॉफ्टवेयर जैसे आपका फेस रिकग्निशन का है, नंबर प्लेट जो है आइडेंटिफिकेशन के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो हम DOIT के माध्यम से गवर्नमेंट को और कंसर्न एजेंसी को रोड सेफ्टी और में जो है काफ़ी पैसा दिया जाता है। उसका मकसद ये है कि अगर सड़क पे चलने वाले को ये पता है कि मैं ऑनलाइन मेरा मॉनिटरिंग हो रही है, तो वो एक्सीडेंट को हम चेक कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, जो पुलिस पे आरोप लगता है कि साहब वसूली हो रही है, तो वो ऑनलाइन जो चालान होगा उसके थ्रू उस पर भी अंकुश लगेगा। दूसरा जो है, हमारी जो गाड़ियां हैं उनकी प्रॉपर ट्रैकिंग होना बहुत ज़रूरी है, तो वो कुछ ट्रैकिंग की हमें लगी है, अभी उसमें और बेहतर करना ज़रूरी है ताकि मैपिंग हो। उस मैपिंग से हमें ये पता लगे कौन सी गाड़ी किस इलाके में घूम रही है,
जहाँ डिस्ट्रेस कॉल आई उस डिस्ट्रेस कॉल के वो कौन सी गाड़ी नज़दीक है ताकि उसको तुरंत भेजा जा सके। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको अभी हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरा, हमने इनसे ये भी कहा है कि हमें डाटा जो महीने का महीने हमें सप्लाई करें, प्रोवाइड करें, ताकि उसमें हम ये देख सकें कि किस एरिया से 112 की 100 की जो कॉल है वो ज़्यादा आई है, पर्टिकुलर नेचर किस प्रकार की आई है। और हमने ये भी देखा है कि केवल सुपरविजन का काम केवल पुलिस के एक अधिकारी कर रहे हैं, जो बाकी स्टाफ बैठे हैं वो भी यदि इसमें हमारे पुलिस मित्र बनकर उस काम के साथ साथ इसको देखते रहें तो हमारी मैन पावर की जो शॉर्टेज है वो इस तरह पूरी हो सकती है और हर आदमी अलर्ट हो गया यदि कैमरे के सामने। अजमेर से आगरा जा रही साबरमती आगरा फोर्ट सुपरफास्ट ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से पीछे से जा टकराई हादसे में आगरा फोर्ट ट्रेन का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गया। इसके अलावा 4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए बताया जा रहा है और हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। अजमेर से आगरा जा रही साबरमती आगरा फोर्ट सुपरफास्ट ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से पीछे से जा टकराई। हादसे में आगरा फोर्ट ट्रेन का इंजन बुरी तरह क्षतिग्रस्त होकर पटरी से उतर गया। इसके अलावा 4 डिब्बे भी पटरी से उतर गए। बताया जा रहा है कि हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ। सूचना मिलते ही रेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। मंडल रेल प्रबंधक से लेकर सीनियर रेलवे अधिकारी और मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि तेज धमाके के कारण ट्रेन में बैठे यात्रियों की नींद भी खुल गई और यात्रियों में हादसे को लेकर घबराहट फैल गई। रेलवे प्रशासन द्वारा मौके पर व्यवस्था कार्य प्रारंभ कर दिया गया था। साबरमती आगरा ट्रेन का इतना मिली कि मदार स्टेशन से पहले 4 डब्बे पटरी से उतर गए। इस पे मौके पे पहुंचे और स्थिति को देखा तो कोई जनानी नहीं है और बाकी रेलवे के कर्मचारी स्टाफ सारे आए और इनकी मौके की जो भी कार्रवाई कर रहे हैं और इन 4 डब्बों को कट कर ट्रेन को दूसरी सुचारू रूप से रवाना करेंगे। बाकी कोई जनानी नहीं है, रेस्क्यू चल रहा है और किसी प्रकार की जनानी नहीं। हमारा स्टाफ जीआरपी का और आरपीएफ रेलवे जो भी सारा स्टाफ मौजूद है। सर, सूचना क्या मिली थी आपको? सूचना ये मिली कि 4 डब्बे पटरी से उतर गए मदार स्टेशन से पहले साबरमती से आगरा जाने वाली ट्रेन का। इसमें हमारा स्टाफ मौके पे पहुंचा, हम लोग सब मौके पे पहुंचे और रेस्क्यू जारी है। गाड़ी जो है हमारी अजमेर आगरा फोर्ट ये जो है बिल्कुल राइट टाइम पे निकली थी और जो है राइट टाइम निकली थी और बिल्कुल सुख शांति से सारा काम चल रहा था, रेल का सुचारू कार्य। अब ये गुड्स ट्रेन से साइड कोलिजन इस गाड़ी का हुआ है और क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्या कारण है। चूँकि साइड पे पट्टियाँ वगैरह सब अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई है तो इस समय कुछ कहना मुश्किल है कि तकनीकी क्या कारण रहा है, वो अंडर इन्वेस्टिगेशन का मैटर है। लेकिन हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अभी तक कोई पैसेंजर को रिपोर्टेड सीरियस इंजरी, नॉर्मल इंजरी, माइनर इंजरी या कोई भी किसी तरह की चोट वगैरह नहीं लगी है। फिर भी हमने अपनी टीम को जेएलएन और सिविल हॉस्पिटल वगैरह भेज दिया है। अगर किसी कोई पहुंच गया है वहां पे तो उसकी पूरी देखभाल की जाएगी और पैसेंजर्स को जो है हमने वापस अजमेर स्टेशन पे भेज दिया है ट्रेन को और वहां चाय पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और जब सेक्शन क्लियर होगा तो फिर इनको गंतव्य तक भेज दिया जाएगा। कितना समय इसमें लगेगा और प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है सर यहाँ? इस समय जो लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ट्रैक का जो डैमेज है उसको देखते हुए लग रहा है कि अभी चूँकि लोड हमारा गुड्स वगैरह का और ये जो डिरेल्ड कोच है ये अभी साइट पे है तो ये जब तक कि साइट क्लियर नहीं होती है तो हमारा रेस्टोरेशन थोड़ा मुश्किल होगा। तो अभी लग रहा है कि 6 से 8 घंटे में अप्रोक्सीमेट अंदाज मुझे लग रहा है कि लग जाएंगे। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है रेल प्रशासन? हाँ, तो ये 6 से 8 घंटे मुझे लगता है कि लग जाएगा। और हमारी ये गुड्स ट्रेन भी अभी अटकी भी है तो वो भी क्या है कि हमारे OHC पोर्टल डैमेज है तो गुड्स ट्रेन को भी हमें आधा पोर्शन आगे खींचना पड़ेगा, आधा पीछे खींचना पड़ेगा, तब जाके हमारा सेक्शन क्लियर होगा। और एक हमारी पैसेंजर और गुड्स के बीच में इन्फ्रिंजमेंट भी है, आपस में साइड कोलिजन है तो वो देखते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। ड्राइवर जो ट्रेन के हैं वो सुरक्षित है? वो ड्राइवर ट्रेन के सुरक्षित है, उनसे हमारी टीम ने इंटरेक्ट कर लिया है, वो नॉर्मल है और सुरक्षित हैं। ट्रेनें प्रभावित होगी ट्रेनें प्रभावित होगी। अभी हमारी सारी गाड़ियाँ जो है 4 से 6 घंटे ट्रेनें प्रभावित होगी क्योंकि हम यहाँ पे पहले हमारा मकसद ये है कि सबसे पहले ट्रेनें प्रभावित कम से कम हो तो हमारी जो गुड्स लाइन है इसको हमें क्लियर करना है। अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन एंड अजमेर बाईपास लाइन। अप मेन लाइन, डाउन मेन लाइन
तो डाउन मेन से गाड़ी आ रही थी, होम सिग्नल उसका रेड था। उसको जो पायलट को कंट्रोल करने में थोड़ा वक्त लग गया। इधर से दूसरी गुड्स ट्रेन मेरी क्रॉस कर रही थी, तो कंट्रोल करने में देरी हो गई और उनके दोनों साइड से रगड़ खा गई, जिसके कारण ट्रेन के कुछ कोचेस डिले हो गए। चोट किसी को नहीं लगी, किसी का कोई बड़ी चोट नहीं लगी है। एक आदमी को फर्स्ट एड थोड़ी सी लगी थी, उसको फर्स्ट एड दे करके फर्स्ट एड दिया गया। देन हम लोगों ने ये वो ट्रेन की यहाँ से साइड से चालू हो गई। 3 में से 2 लाइनों पर ट्रेन की आवागमन चालू हो गई। सर बताया जा रहा है कि एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन नहीं, एक ट्रैक पे 2 ट्रेन नहीं थी। एक डाउन मेन से दूसरी जा रही थी। तीसरी जो लाइन है मेरी बाईपास लाइन से क्रॉस कर रही थी। ऐसा नहीं है कि एक ही ट्रैक पे ऊपर 2 हैं, कोई सिग्नल फेलियर या कोई टेक्निकल फेलियर इसमें कोई नहीं। सर लेकिन आपको ट्रेन की जो स्थिति है, ट्रेन आगे की तरफ चला गया, ट्रैक पे डाइवर्ट हो गया इधर, तो सर कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट कहीं ना कहीं स्थिति बनी होती है, डाइवर्ट हुआ होगा या फिर नहीं, वो जो क्योंकि गुड्स ट्रेन लोडेड गुड्स ट्रेन थी, क्लिंकर से भरी हुई थी, तो उसमें वजन बहुत था। तो जब एक हैवी और एक हल्के, एक हैवी और प्लीज आगे होती है थोड़ा, एक हैवी और एक लाइट जो व्हीकल जो साइड में गुजरते हैं, तो हल्के वाला व्हीकल साइड पे हो जाता है। सर आप किस तरीके से ट्रेनों को प्रभावित किया गया है? कौन कौन सी ट्रेनें अब तक बड़ी जो ट्रेनें प्रभावित हुई और किस तरीके से वैकल्पिक मार्ग चूज किया गया? व्हीकल 2 रास्ते हमने 2 लाइन फिट हो गई है। जैसे अभी देख रहे हैं राजधानी आ चुकी है, तो उससे पहले भी यहाँ से एक ट्रेन गुजर चुकी है। अब मेरी राजधानी प्रॉपर पाथ पर आ रही है, तो वो राजधानी अभी क्रॉस करेगी यहाँ से। सर जयपुर से आने वाली कई गाड़ियों को भी मतलब रद्द कर दिया गया है, अजमेर से भी कई गाड़ियां रद्द हो चुकी हैं, तो सर कितनी देर के अंदर ये चालू हो जाएगा? सर 2 रूट अभी चालू हो गए हैं। तो जो पहले जो रात से प्रभावित हुए थे, जिनको ट्रेन को कंट्रोल किया गया था, अब उन ट्रेन को पहले निकालेंगे। सर करीबन 1 जना घायल हुआ था, खाली मामूली हो गई थी, लेकिन हादसा कहीं ना कहीं बड़ा है, तो कोई जांच कमेटी भी गठित की? हाँ, हमने यहाँ पर 3 ऑफिसर्स की कमेटी गठित कर दिया गया है, वो इसकी जांच करेगी। सर लेकिन अब तक जैसा आपने बताया कि वो खाली टक्कर लगी, जो निकल रही थी गाड़ी, उसके अंदर इतना हादसा हो गया, तो सर कहीं ना कहीं कुछ तो लापरवाही किसी की सामने आई होगी? वो कमेटी इसको जांच करेगी। सर प्रथम दृष्टया तो कुछ ना कुछ सामने आया होगा ना, सिग्नल फेलियर आया कि इतना टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है। तो ये तो पक्का असर्टेन हुए, टेक्निकल फेलियर कहीं नहीं है, कहीं ना कहीं ह्यूमन एरर जरूर हुई है। वो ह्यूमन एरर किस कारणों से हुई है, वो कमेटी तहकीकात करके फिर बताएगी। जो कल एक्सीडेंट की बाकी की ट्रेन थी, यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचा दिया? यहाँ से जा चुके हैं, वो ऑन द वे टू जयपुर है। जयपुर से आगरा तक वो ट्रेन है, आगरा पहुंच जाएगी। तो सर और भी कोई मार्ग जैसे वंदे भारत ट्रेन थी, उसको मदार जंक्शन से चलाया गया, तो उन यात्रियों के लिए कोई अन्य सुविधा की गई थी? जो जहाँ से जो प्रभावित गाड़ी थी, उसको अजमेर ले जाया गया। अजमेर में उनको चाय पानी नाश्ता कराया गया एंड देन फिर आगे उस ट्रेन को यहाँ से चलता कर दिया गया। नहीं, वंदे भारत ट्रेन का भी मार्ग है? उसके बारे में मुझको अभी जानकारी नहीं है, मैं पता लगते आपको बताऊंगा। ये गाड़ी संख्या 12548 साबरमती से आगरा कैंट जाने वाली गाड़ी है। इसमें रात को लगभग 1 बजे की बात है, जबकि यहाँ पे ये गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई और दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद इसका जो लोकोमोटिव है और 4 कोचेस ये डिरेल हो गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों को केवल मामूली चोटें आई हैं। एक के पैर में चोट आई है और एक कुछ दर्द, पेट में दर्द की बात है, जो कि संभवतः इस दुर्घटना से संबंधित नहीं है, और उनको फर्स्ट एड देने के बाद वो लोग अपने घर चले गए। इसमें अभी आप देख रहे हैं, पहले जिस समय दुर्घटना हुई थी तो तीनों लाइनें बाधित थी। जो बाईपास लाइन है, अप लाइन, डाउन लाइन, दोनों तीनों लाइनें बाधित थी। अभी इस समय बाईपास लाइन और अप लाइन पे यातायात चालू हो गया है। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी इस पे चालू नहीं हो पाया है, जिसको कि आप देख रहे हैं कि हमारे राहत कर्मी रिपेयर। राजस्थान प्रदेश भाजपा के महामंत्री ओम प्रकाश बढ़ाना देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद आज पहली बार अजमेर पहुंचे। उनके अजमेर पहुंचते ही गुर्जर समाज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। बढ़ाना का अजमेर पहुंचने पर जगह जगह स्वागत हुआ। राजस्थान प्रदेश भाजपा के महामंत्री ओम प्रकाश बढ़ाना देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद आज पहली बार अजमेर पहुंचे। भाजपा से गुर्जर समाज में वर्चस्व रखने वाले ओम प्रकाश बढ़ाना को
मुख्यमंत्री द्वारा आचार संहिता से पूर्व देवनारायण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज ओम प्रकाश भड़ाना की अजमेर पहुंचते ही गुर्जर समाज और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। भड़ाना का अजमेर पहुंचने पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, इस देश की राजनीति में आजादी के बाद सर्व समाज के विकास की दृष्टि से हर वर्ग के योग्य व्यक्ति को अवसर देने का काम किसी राजनीतिक दल ने किया तो उस दल का नाम भारतीय जनता पार्टी है, उस नेता का नाम श्री नरेंद्र मोदी जी है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, एक किसान के बेटे को, एक सामान्य परिवार के बेटे को, एक कार्यकर्ता को, जो काम करने वाला कार्यकर्ता था, उस कार्यकर्ता को यशस्वी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने इतना बड़ा दायित्व दिया है। पूरे राजस्थान में देवनारायण बोर्ड के अंतर्गत आने वाली जो लाभान्वित जातियां, उनमें बहुत बड़ा हर्ष है और साथ ही इस देवनारायण बोर्ड के माध्यम से पूरे राजस्थान के किसान वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र और वंचित क्षेत्र में जो विकास के इस योजनाएं हैं, इन तमाम बोर्ड के माध्यम से इन योजनाओं को माननीय भजनलाल जी का जो सपना है कि अंत्योदय के भाव के आधार पर भजनलाल जी की सरकार काम करेगी, जब तक गरीब व्यक्ति के जीवन में उजाला ना हो जाए, ऐसा संकल्प हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इस संकल्प को पूरा करने में मैं गिलेरी रूपी योगदान देकर हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी की सरकार में गिलेरी रूपी योगदान देने का काम करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी का मैं पुनः बहुत बहुत हृदय से साधुवाद, धन्यवाद देता हूं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का, शीर्ष नेतृत्व का। और इतना ही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो संकल्प लिया है कि 2047 के अंदर हमारा भारत पूर्वजों के देखे हुए सपने के आधार पर पुनः विकसित राष्ट्र होगा, उस विकसित राष्ट्र की दिशा में राजस्थान की 25 की 25 सीटें देवनारायण बोर्ड की योजनाओं के माध्यम से और पूरे राजस्थान के एमबीसी वर्ग को जागृत कर 25 की 25 सीटें राजस्थान में कमल के रूप में खिलेगी। ऐतिहासिक अनासागर झील में जलकुंभी लगातार पैर पसारती जा रही है। जलकुंभी अब अपना दायरा बढ़ाते हुए रामप्रसाद घाट के नजदीक पहुंच चुकी है। प्रशासन द्वारा जलकुंभी हटाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 मशीनों के भरोसे प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए प्रशासन और नगर निगम द्वारा मिलकर प्लान्स बनाए जा रहे हैं ताकि अनासागर झील पूरी तरह जलकुंभी को समाप्त किया जा सके। ऐतिहासिक आनासागर झील में जलकुंभी लगातार पैर पसारती जा रही है। जलकुंभी अब अपना दायरा बढ़ाते हुए रामप्रसाद घाट के नजदीक पहुंच चुकी है। प्रशासन द्वारा जलकुंभी हटाने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन 2-3 मशीनों के भरोसे प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। जितनी जलकुंभी मशीनों द्वारा हटाई जाती है, उससे दुगनी मात्रा में दूसरे दिन जल में नजर आती है। ऐसे में प्रशासन और नगर निगम द्वारा मिलकर प्लान बनाया जा रहा है ताकि आनासागर झील से पूरी तरह जलकुंभी को समाप्त किया जा सके। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दरगाह शरीफ में दोनों वक्त सहरी और इफ्तार कराई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी रमजान के महीने खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की और लोगों को सुबह सहरी तो शाम को इफ्तार कराया जा रहा है। रमजान के कन्वीनर सैयद फजले हसन चिश्ती ने बताया कि जायरीन एक महीने के लिए दरगाह में अफ्तारी और सहरी की विशेष व्यवस्था की गई है। खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से दरगाह शरीफ में दोनों वक्त सहरी और इफ्तार कराई जा रही है। हर साल की तरह इस साल भी रमजान के महीने में खादिमों की संस्था अंजुमन सैयद जादगान की ओर से लोगों को सुबह सहरी तो शाम को इफ्तार कराई जा रही है। रमजान के कन्वीनर सैयद फजले हसन चिश्ती ने बताया कि जायरीन एक महीने के लिए दरगाह में रोज अफ्तारी और सहरी की विशेष व्यवस्था की गई है। दरगाह में अफ्तारी और सहरी का विशेष इंतजाम रहता है। सभी को एक साथ बैठाकर इफ्तार कराया जाता है तथा रात्रि में सहरी की व्यवस्था की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज छठी शरीफ की सहरी का एहतमाम किया गया है। हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में आज छठ है जो महाना छठी शरीफ मनाई जाती है और आज 5 तारीख है और छठी शरीफ की शब है। तो ये छठी शरीफ का सहरी का प्रोग्राम है हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में। आज जो महाना छठी शरीफ पे हाज़रीन आते हैं उनके लिए स्पेशल तरीके से आज सहरी का एहतमाम किया गया है और हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में रोज़ एक महीने रेगुलर सहरी का और अफ्तार का इंतज़ाम रहता है। यहाँ हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में अंजुमन मोइनिया फ़खरिया चिश्तिया खुद्दाम सैयद जादगान की जानिब से ये तमाम इंतज़ाम रहता है, रोज़ा अफ्तार का भी और सहरी का भी। और किस इंतज़ाम में कितने लोगों को यहाँ पर खाना खिलाया जाता है? यहाँ तकरीबन 2,500 से 3,000 जो ज़ायरीन होते हैं वो सहरी करते हैं और यहाँ के जो गरीब गुरबा लोग हैं या ज़ायरीन हैं तो 2,500 से 3,000 होते हैं और रोज़ा अफ्तार में माशाल्लाह 8-10 हज़ार आदमी रहता है।
तो तमाम जितने भी खुदामीन हैं गरीब नवाज की बारगाह में, इनकी संस्था है अंजुमन मोमिनिया फकरिया चिश्तिया हमारी, तो उसकी जानिब से ये पूरे 1 महीने मुसलसल रेगुलर ये इंतजाम रहते हैं। ये दरगाह शरीफ में किस जगह कराया जाता है? ये हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में रोज़ा अफ्तार सरकार के सामने और पूरा जितनी भी जगह देख रहे हो आप, चारों तरफ कराया जाता है। और शहरी का इंतज़ाम मकबरा जो जगह हैं यहाँ पर शहरी कराई जाती है। कितने बजे चालू होती है? ये 2:30 बजे से शहरी स्टार्ट हो जाती है, तो 2.5 घंटे तक रेगुलर चलती है माशाल्लाह। 2-2.5 हज़ार आदमी, 3 हज़ार आदमी रोज़ शहरी करता है। आपका नाम? मेरा नाम है सैयद फजल हसन चिश्ती, मैं अंजुमन मेंबर हूँ गरीब नवाज की बारगाह का, और पूरे रमज़ानुल मुबारक का गरीब नवाज की बारगाह के अंदर। आगरा से अयोध्या की पैदल यात्रा करने के बाद अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आगरा के 2 मित्र उस्मान अली और प्रिंस रविवार को पैदल पुष्कर पहुंचे। रविवार को दोनों ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की तथा ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर भाईचारे का संदेश दिया। आगरा से अयोध्या की पैदल यात्रा करने के बाद अमन और मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आगरा के 2 मित्र उस्मान अली और प्रिंस रविवार को पैदल पुष्कर पहुंचे। रविवार को दोनों ने पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की तथा ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर भाईचारे का संदेश दिया। पुष्कर आगमन पर उन्हें संगीतकार दिनेश पाराशर व बालकार दर्शन अग्रवाल ने भगवान राम व खाटू श्याम बाबा के भजन सुनाए। पैदल यात्री मित्रों ने कहा कि पुष्कर सरोवर की पूजा व ब्रह्मा जी के दर्शन से आत्मा को सुकून मिला। इन दोनों का मानना है कि धर्म और जाति बाद में, उससे पहले इंसानियत और आपसी सौहार्द है। उस्मान मानते हैं कि मुस्लिम है लेकिन उनका मजहब सभी धर्मों की इज्जत करना सिखाता है। इससे पहले दोनों मित्रों ने आगरा से अयोध्या की पैदल यात्रा की तथा रामलला के दर्शन किए। जी नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम। जैसा कि मेरे सभी साथियों को पता है, हमने 11 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए पद यात्रा करी थी। 22 जनवरी को हम सम्मिलित भी हुए थे। देन उसके बाद में हमारी जो अगली यात्रा थी वो 11 मार्च को हमने शुरू करी थी, और उससे पहले हम खाटू श्याम जी के भी दर्शन किए हमने। फिर हम अजमेर भी गए, और अभी हमने ब्रह्मा जी के मंदिर में आके वो हमने अपनी यात्रा संपन्न कर ली है। बाकी का मेरा, जैसे कि मेरे जो साथी हैं उस्मान अली जी, हमारी दोस्ती ऐसे ही, हमारा जो भाईचारा है बना रहेगा, और हिंदू मुस्लिम हम एकता की मिसाल हैं। नमस्कार सर, सबसे बड़ी बात है मैं उस्मान अली आगरा से हूँ, आगरा उत्तर प्रदेश। और मैं 11 जनवरी को, जैसा कि अभी आपने बताया, 11 जनवरी को मैं आगरा से पैदल प्राण प्रतिष्ठा में साक्षी बना पैदल चला अयोध्या तक प्रिंस के साथ जो है। और हमें आप जैसे हमारे गुरु हैं, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा के दर्शन नहीं किए तो आपके जो मतलब ये भाग दौड़ है ये अधूरी सी है। तो हम प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बने, हमें बहुत अच्छा सुकून मिला। और जब हम आगरा से सर निकले थे मोहब्बत की नगरी से अयोध्या के लिए, तो रास्ते में लोगों का इतना प्यार मिला ना सर, कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की जो बात है ना, ये हमारे दिमाग में और दिल में बहुत अच्छे तरीके से उतर गई है। तो हमें ये लगा कि इतने हज़ारों साल बाद हमारे राम की प्राण प्रतिष्ठा है प्रभु की, तो उसमें हमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि हम सब साथ हैं, आपको पता है। और देखिए, धर्म कोई किसी को आपस में लड़ना नहीं सिखाता। चंद कुछ लोग हैं, आपको पता है, हमारे आपके समाज में, जिनकी वजह से बैर सा लगता है। लेकिन मैं आगरा से अयोध्या तक चला, हज़ारों लोगों ने स्वागत किया, सम्मान किया। तो उनकी जो भक्ति थी ना मेरे प्रति और मेरी राम के प्रति, तो उससे मैं मोहित हुआ। तो मैंने जीवन भर पैदल चलकर मोहब्बत का पैगाम देने का काम किया। अभी लेटेस्ट 11 मार्च को ही हमने सोचा, उसी डेट में, तारीख वही रहेगी सर, 11, 1 और 1 11। तो हम आगरा से अपने मन में मतलब खाटू श्याम होते हुए, अजमेर होते हुए, सीधा हमारा टारगेट था आगरा टू ब्रह्मा पुष्कर। तो ब्रह्मा जी के मंदिर में आके जो अनुभूति हुई वो यही हुई कि मतलब जिसके मन में विश्वास है उसके मन में राम है, ब्रह्मा जी हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता हैं, वर्ल्ड वाइड हैं। आपको बताया, यहाँ फॉरेन से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग इनके चरणों में पड़े रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में सोचकर मैं चला सर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ऐसे ही प्रभु श्री राम के, ब्रह्मा जी के दर्शन हमेशा करता रहूँगा। और मैं उस समाज से बोलना चाहता हूँ जो चिंटू है नफरती, जो मतलब उल्टी सीधी बात करते हैं, उनको भी हमारे इस भव्य प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। और हमारा हिंदुस्तान एक राम राज्य है, पहले भी था, ये बात सही है। इस देश में 125 करोड़ हिंदू भाई रहते हैं और 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं सर, जो मेरा आइडिया है।
तो अभी तक तो किसी मुसलमान को किसी हिंदू से खतरा नहीं है। आपको पता है, जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, यहाँ भाईचारा पहले भी था और आज भी है और मेरे जैसे उस्मान की वजह से हमेशा रहेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज तक का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज तक के माध्यम से मुझे इस मोहब्बत को आगे बढ़ाने का एक अच्छा मैसेज मिला। और सर्वोदय कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में रविवार को महिला मंडल द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने फाग महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। महिला मंडल द्वारा फाग गीत गाकर कार्यक्रम को रोमांचित किया। सर्वोदय कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में रविवार को महिला मंडल द्वारा फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिलाओं ने फाग महोत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। महिला मंडल द्वारा फाग गीत गाकर कार्यक्रम को रोमांचित कर दिया। फाग गीत पर महिलाओं ने नाच गाकर जमकर आनंद लिया। इस अवसर पर महिला मंडल की पूरी टीम सुमन गुप्ता, ममता भारद्वाज, रितु चौहान, नीतू चौहान, प्रमिला जैन, रेणु कंवर सहित अनेक महिलाएं मौजूद रहीं। आज सर्वोदय कॉलोनी पुलिस लाइन शिव मंदिर के अंदर यहाँ की जो महिला मंडल है उन्होंने मिलकर हर वर्ष की तरह फागणिया महोत्सव का सेलिब्रेशन किया। यहाँ ड्रेस कोड के रूप में सभी फागणियाँ पहन के आए और सभी फाग के गानों पे बढ़ चढ़ के नृत्य किया और खूब मस्ती की और आनंद किया। हर साल करते हैं? बिल्कुल, हर साल इसी प्रकार हम ये आयोजन करते हैं और आगे भी करते हैं। लोकसभा चुनाव तिथि की घोषणा होने के बाद लगी आचार संहिता की पालना करने के लिए पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा नाकाबंदी पॉइंट एक्टिव कर दिए गए हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता के नियमों की पालना पर नजर रखी जा रही है। लोकसभा चुनाव तिथि की घोषणा होने के बाद लगी आचार संहिता की पालना कराने के लिए पुलिस अधीक्षक मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज इसी संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस द्वारा नाकेबंदी पॉइंट एक्टिव कर दिए गए हैं। साथ ही आदर्श आचार संहिता के नियमों की पालना पर नजर रखी जा रही है। इसके अलावा आगामी होली के त्यौहार को देखते हुए भी पुलिस अलर्ट है ताकि किसी भी प्रकार की व्यवस्था न हो और सभी शांतिपूर्वक त्यौहार मना सकें। देखिए, पहली तो लोकसभा के बारे में आचार संहिता लग चुकी है और जो हमारी नाका पॉइंट्स हैं वो एक्टिव हो गई हैं और हमारी जो FSTs हैं, फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं, वो एक्टिवेट हो गई हैं और उनकी भी अब नियर फ्यूचर में जो है 1-2 दिन में सबको बुलाकर मीटिंग लेकर ब्रीफ किया जाकर और बेहतर ढंग से उनकी क्या कार्रवाई करवाई जाए इस बाबत उनको जो है बताया जाएगा, निर्देश दिया जाएगा। क्या समस्याएं आ रही हैं उनको जो है सुना जाएगा, दूर किया जाएगा। और जो होली का त्यौहार है, इस होली के त्यौहार में सभी थानों में CLG मीटिंग ली जा रही है और बड़े स्तर का त्यौहार है, तो इस पे किसी प्रकार की हुड़दंगबाजी ना हो। अब सब लोग जो है प्यार से इसको त्यौहार को मनाएं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं मानता हूँ कि इसमें हम इस त्यौहार को और अच्छे ढंग से कहाँ ड्यूटी लगानी है, स्टाफ लगाना है, उसके हिसाब से अभी आदेश जारी है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज।